Students, today we will start lesson number 19, the story of writing. After listening to the story of the Great Pyramid, Ashok collected some more information about the ancient Egyptians. तो अशोक ने ग्रेट पिरामिड्स की स्टोरी सुनने के बाद उसने कुछ और इन्फॉर्मेशन एंशियंट इजिप्शियंस के बारे में कलेक्ट करना स्टार्ट किया. He came to know about hieroglyphics and felt very excited. उसको hieroglyphics के बारे में पता चला और he felt very excited. This is the way how the hieroglyphics is being written. Then he started gathering information about the history of writing. He learned many other things about it and wrote an article, The Story of Writing, for his school magazine. This is his article. और उसने और भी इंफॉर्मेशन इस हिस्ट्री ऑफ राइटिंग के बारे में कलेक्ट करना चालू किया और उसने इसमें के बारे में एक आर्टिकल भी लिखा अपने स्कूल मैगजीन के लिए. यहाँ पे हम उसका आर्टिकल पढ़ेंगे, ये दिया हुआ है. राइटिंग इज परहैप्स द मोस्ट वंडरफुल एंड यूजफुल इन्वेंशन एवर मेड बाय मैन, बट वी ऑल आर सो फैमिलियर विद इट दैट वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस. तो राइटिंग शायद इंसान द्वारा किए गए आविष्कारों में से सबसे ज़्यादा अद्भुत वंडरफुल है और इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन हम इसके इम्पोर्टेंस से फैमिलियर नहीं हैं, हम अनजान हैं अभी भी उसके इम्पोर्टेंस से. सपोज वी गेट अप वन मॉर्निंग एंड फाइंड आउट that we have forgotten the art of reading and writing, and suppose at the same time all the writing in the world disappears, what kind of world would we find ourselves in? तो अशोक बोल रहा है कि सपोज इमेजिन करो कि एक दिन हम उठें और जितना भी रीडिंग राइटिंग मटेरियल है सब दुनिया से डिसअपियर हो जाए. जस्ट थिंक व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड वी आर सीइंग. तब हम कैसा वर्ल्ड देखेंगे? वी would not get our morning newspaper, we would not find any magazines, and we will not be able to read any exciting stories. Our libraries too would have disappeared, and so we could not get any information we needed, since writing itself has disappeared. वो बोल रहा है कि हमें मॉर्निंग में न्यूज़पेपर नहीं मिलेंगे, कोई भी मैगजीन्स नहीं होंगी और हम कोई भी एक्साइटिंग स्टोरीज़ भी नहीं पढ़ पाएंगे. हमारी लाइब्रेरीज जो हैं वो भी डिसअपियर हो जाएंगी और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए भी. क्यों? क्योंकि राइटिंग अपने आप डिसअपियर्ड हो जाएगी. तो फिर हमें अपने ऑफिस भी क्लोज़ करने पड़ेंगे. तो क्या होगा? अशोक बतला रहा है कि अगर राइटिंग और रीडिंग मटेरियल दुनिया से डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा? Children would not be taught to read and write anymore, and there would be no schools, no colleges, and no universities. कोई भी स्कूल ना होंगे और ना ही कोई भी कॉलेज होगा जहाँ पे पढ़ाई हो. There would be no correspondence, no letters written, and so would live in a world without post office. तो हम ऐसी दुनिया में जिएंगे जहाँ पे ना ही पोस्ट ऑफिस होगा, ना कोई लेटर लिख सकता है, ना ही पढ़ सकता है. We depend so much on writing that our travel too would suffer. In a few days, buses and trains would not run, ships would not sail, and aeroplanes would not fly. Machinery is very complicated, and our engineers cannot keep everything in their heads. They depend on engineering books and often refer to them to keep the machines in order. But where could the books be found after writing has disappeared? तो अगर राइटिंग डिसअपियर हो जाए तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे? हमारा ट्रैवल करने का काम भी सफ़र करेगा कि अगर हम, क्योंकि राइटिंग मटेरियल ही डिसअपियर हो जाएगा तो टिकट बुकिंग्स कैसे होंगी? और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी हमें डिस्टेंस भी नहीं मालूम होगा, और मशीन्स और ट्रेन्स भी सफ़र करेंगी वो भी नहीं चल सकती हैं. सपोज़ उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो इंजीनियर्स को समटाइम्स प्रॉब्लम आती है तो इंजीनियरिंग जो बुक्स होती हैं उसको रेफ़र करके वो उसमें उसका प्रॉब्लम ढूंढते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं. तो इफ़ राइटिंग मटेरियल इज़ डिसअपियर्ड देन व्हाट वुड हैपन? द नेक्स्ट, हमारा ट्रेवल ही नहीं बल्कि हमारे सारे कॉमर्स भी स्टॉप हो जाएंगे. दैट मीन्स राइटिंग मटेरियल के एब्सेंस में जितने भी खाता बही हैं वो भी गायब हो जाएंगे. जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉमर्स उनमें भी रुकावट होगी. और ट्रेडिंग पर्पस, दैट इज़ बिजनेस
से भी रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो भी डिसअपेयर हो जाएंगे, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉमर्स वुड सफ़र एंड वो भी ठप हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो then what happens? So we see that in the absence of writing, our civilization would not only come to a stop, हमारा civilization भी नहीं बल्कि within half of a century we would lose all that humanity has achieved in science and this industry during the past 6,000 years। तो पिछले 6,000 सालों में जो भी हमने साइंस में तरक्की की है, जो भी इंडस्ट्री में जो भी तरक्की की है, वो सब स्टॉप हो जाएगा। In about 50 years, we would find ourselves as uncivilized as the cavemen of the past, and we would have to learn the art of writing all over again। तो अगले 25 सालों में क्या होगा कि जो भी सिविलाइजेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, सब कुछ अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। जैसे कि पहले एंशियंट मैन रहते थे, केवमैन रहते थे पास्ट में, वैसे ही हमें रहना पड़ेगा और फिर से हमें लर्न करना पड़ेगा आर्ट ऑफ राइटिंग। If everything in our civilization depends mainly on writing, its story must really be very exciting। तो अगर हमारे civilization मेनली राइटिंग पे डिपेंड है तो इसकी स्टोरी भी बहुत एक्साइटिंग होगी। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स मैन फाउंड द नीड्स टू कम्युनिकेट विथ हिज फेलो मैन एंड ही डिड दिस विद द हेल्प ऑफ साइन। बहुत पहले से, पुराने समय से ही क्या है कि इंसान को समझ में आया कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जो हमारे आसपास के लोग हैं, दोस्त लोग हैं या आसपास के जो भी लोग हैं, उनसे हमें कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली? दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ साइंस। द स्टोरी इज टोल्ड ऑफ द साइथियंस ऑफ दोज टाइम्स that they want to send a message to Persians telling them that they would attack and defeat them। तो एक कहानी है पुराने समय की कि जो साइथियंस थे उस समय के, वो एक मैसेज देना चाहते थे पर्शियंस को और उनको वो ये बताना चाहते थे कि वो अटैक करेंगे उन पे और उनको डिफीट कर देंगे। बट एज दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, दे सेंड द पर्शियंस अ बर्ड, अ माउस, अ फ्रॉग एंड 5 एरोज। क्योंकि वो उनको लिखने का कला नहीं मालूम थी, द आर्ट ऑफ राइटिंग दैट मीन्स जो लेखन शैली होती है ना, वो नहीं मालूम थी। तो उन्होंने क्या किया? दे सेंट अ बर्ड, एक माउस, एक फ्रॉग और 5 एरोज उन्होंने भेजे। दीज आर मीन टू बी द साइंस फॉर व्हाट दे वांटेड टू कम्युनिकेट टू द पर्शियंस। तो ये वो सिग्नल्स माने गए जो भी वो उनको बोलना चाहते थे, उसके लिए ये साइंस थी। If they had written a letter, they would have said, "Oh Persians." अगर वो लेटर्स लिखते तो क्या लिखते? "Oh Persians, can you fly like birds?" क्या तुम बर्ड्स की तरह उड़ सकते हो? "Can you dig into the earth?" क्या तुम अर्थ में गड्ढा खोद सकते हो? "And hide yourself like mice." और अपने आप को चूहे की तरह छुपा सकते हो? "Can you jump over water and wetlands like frogs?" क्या तुम वाटर के ऊपर से जंप कर सकते हो और गीली जो ज़मीन है जैसे कि फ्रॉग जंप करते हैं? इफ़ यू कांट डू एनी ऑफ दीज थिंग, डू नॉट ट्राई टू इंडल्ज इन वॉर विथ अस। अगर आप इन सब में से कुछ भी नहीं कर सकते हो तो डोंट यू डेयर ट्राई टू इन्वॉल्व विथ अस इन द वॉर। हमारे साथ वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करिए। वी शैल अटैक यू विथ आवर एरोज एंड डिफीट यू। हम तुम्हें तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे एरोज के साथ और आपको डिफीट करेंगे। लुक एट द दिस इज द पिक्चर गिवन ओवर हियर फॉर सेंडिंग द मैसेज व्हाट द एंशिएंट टाइम पीपल कैन यूज। Perhaps the Scythians were able to communicate all these ideas to the Persians in that way, but we now see that it was all very clumsy. It was not only clumsy but ऑल्सो इनकन्वीनियंट। तो शायद साइथियंस एबल थे कम्युनिकेट करने के लिए ये आइडियाज़ पर्शियंस के साथ उसी तरीके से, बट हम क्या देखते हैं, अगर हम इस तरीके से कोई साइन लैंग्वेज करेंगे तो सब कुछ क्लमजी हो जाएगा, और ना ही कि क्लमजी बल्कि बहुत ही इनकन्वीनियंट होगा। इस तरीके से कोई मैसेज हम बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, the ancient Egyptians who wanted to keep a record of their kings would have found this method not only clumsy and inconvenient but also useless. They invented a kind of writing called hieroglyphics, which means sacred carving.
तो जो एंशियंट इजिप्शियंस थे वो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते थे अपने राजाओं के लिए, तो उन्होंने क्या पाया कि ये सब क्लमजी है और इनकन्वीनियंट है, बहुत इजी नहीं है और यूजलेस भी है। इसलिए उन्होंने एक प्रकार की राइटिंग का इन्वेंशन किया जिसको हीरोग्राफिक्स बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सेक्रेड कार्विंग, पवित्र, जो किसी चीज़ में कार्व किया जाता है, उकेरा जाता है। द इजिप्शियन राइटिंग इज कॉल्ड सेक्रेड बिकॉज, क्यों सेक्रेड बोलते थे उसको, क्योंकि वो सिर्फ मेनली यूज़ किया जाता था टेम्पल्स में और टॉम्स में ही उसका यूज़ करते थे और उसको कार्व करके लिखा जाता था। उसमें से बहुत सारी स्टोन्स और वॉल्स में भी होता था। हीरोग्राफिक्स क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग, एक तरीके से पिक्चर राइटिंग, उसको हम हीरोग्राफिक्स बोलते हैं। जस्ट यू हैव सीन इन द फर्स्ट पेज नाउ। दे वर एट फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले क्या अपीयर हुआ? फैमिलियर ऑब्जेक्ट जैसे कि सन, मून, स्काई, बर्ड और सो ऑन। इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हुआ। एंड एवरी पिक्चर वॉज अ साइन फॉर द ऑब्जेक्ट ड्रॉन एंड मीन नथिंग मोर। हर पिक्चर का जो भी साइन होता था वो किस ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ किया जाता था, उसका कुछ मीनिंग होता था और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। Later they were meant not only to stand for the object drawn but also to suggest the ideas these object stands for। फिर उसके बाद ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ड्रॉन किए जाते थे, इसलिए नहीं कि ये किस लिए हैं, कि जैसे कि सन मून का जो उन्होंने जो भी पिक्चर बनाया, बट ऑल्सो कुछ आइडियाज़ भी सजेस्ट किया कि ये ऑब्जेक्ट्स किस लिए और इनका हम यूज़ कर सकते हैं। Example, a picture of an arm could be used to represent not only that part of the human body but also strength। जैसे कि आर्म का पिक्चर बनाया है, आर्म मीन्स हाथ की बात की जाए तो अगर हम एक आर्म की पिक्चर बनाया तो उसका मतलब ये नहीं होता कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, बट इट ऑल्सो मीन्स द स्ट्रेंथ, टू शो द स्ट्रेंथ। Sometimes the Egyptians combined picture of 2 or 3 objects to represent a new idea। कभी कभी वो 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ करते थे कोई नया आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि दे हैड 2 सिम्बॉल्स, वन फॉर द स्काई एंड अनदर फॉर द मून। 2 सिम्बॉल का यूज़ करते थे, एक स्काई के लिए और एक मून के लिए। एंड दे कम्बाइन द 2 सिम्बॉल टू मेक अ न्यू वन फॉर द नाइट। और दोनों सिम्बॉल्स का यूज़ करते थे क्या इंडिकेट करने के लिए? फॉर द नाइट। So in ancient times, such picture writing was used in many countries. Even today, it has not completely disappeared from the world. The Chinese, for instance, still have a kind of picture writing. In the beginning, the symbols they used were all pictures and these are called characters. So एंशियंट टाइम में इस तरीके से पिक्चर राइटिंग यूज़ की जाती थी बहुत सारी कंट्रीज़ में। इवन टुडे ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है, साइन लैंग्वेज। ये पूरी ही कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुई है दुनिया से। चाइनीज़ भी अभी इसी तरह के पिक्चर राइटिंग का यूज़ करते हैं। शुरुआत में उन्होंने सिंबल का यूज़ किया था, वो सारे पिक्चर्स थे जिसको वो क्या बोलते थे? दीज आर ऑल कॉल्ड कैरेक्टर्स। यू सी हियर, इनको कैरेक्टर्स बोलते थे। और चाइनीज हैज़ कैरेक्टर्स नॉट ओनली फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो फॉर एवरी आइडिया। हर एक आइडिया के लिए वो कैरेक्टर का यूज़ करते थे, नॉट ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट्स के लिए बस नहीं, हर एक आइडिया के लिए वो पिक्चर्स का यूज़ करते थे जिसको वो कैरेक्टर्स बोलते थे। वेरी ऑफन द कैरेक्टर्स फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंबाइंड टू गेट अ कैरेक्टर फॉर एन आइडिया और थॉट। इट हैज़ कैरेक्टर फॉर हैंड एंड आई, हैंड और आई के लिए कैरेक्टर्स थे। दीज आर कंबाइंड टू गेट द कैरेक्टर फॉर लुक, लुक के लिए अलग कैरेक्टर था। और जब हाथ और आँख आइज़ का यूज़ करते थे तो उनका कंबाइंड मीनिंग क्या होता था? लुक। और इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस चाइनीज़ इज़ अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ राइटिंग। ये सारे कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी चाइनीज़ का एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ राइटिंग था। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न बिकॉज यू विल हैव टू मास्टर ऑलमोस्ट एज मैनी एज करेक्टर्स एज यू हैव आइडियाज़। तो ये इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि आपको वो पूरे कैरेक्टर्स सीखने पड़ेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए। जितने आपके पास आइडियाज़ हैं उतने के लिए हर एक के लिए अलग कैरेक्टर है। सिंस द नंबर ऑफ कैरेक्टर रन्स टू सेवरल थाउजेंड, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न चाइनीज़। So since Chinese has a kind of picture writing, its character do not represent sounds but ideas. Sound represent नहीं करते but idea. A Chinese from Canton may not be able to follow the speech of one from Peking, but if one of them writes out of his speech, the other will be able to read it exactly as the figure 10 is read as 10 by an Englishman, thus by a Hindi. So Chinese characters
ऐसे यूज़ होते थे कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक कैरेक्टर यूज़ होता है, हर एक आइडिया के लिए एक कैरेक्टर यूज़ होता है। तो अगर किसी को सीखना है तो सभी कुछ लर्न करना पड़ेगा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर चाइनीज़ में अगर ये कैरेक्टर साइन वाली लैंग्वेज किसी ने रीड करी तो पूरे पूरे 10 फिगर ही काउंट होंगे। 10 वर्ड्स बोले गए हैं, 10 कैरेक्टर्स बोले गए हैं, दैट मीन्स 10 ही काउंट होंगे। 10 बाय हिंदी स्पीकर और पढ़ी बाय तेलुगु स्पीकर। तेलुगु स्पीकर उसको पढ़ी बोलेगा, दैट इज 10 इन काउंट। सो द कैरेक्टर ऑफ वाटर मे बी रीड एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली बाय पीपल स्पीकिंग different forms of Chinese, but they all know that it is water they are talking about। तो चाइनीज़ में वाटर को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, और जो चाइनीज़ अच्छे से बोलना जानते होंगे वो उनको ज़रूर मालूम होगा कि वाटर है। वाटर के लिए भी अलग अलग करेक्टर्स यूज़ होते हैं, तो हमें सीखना है तो वो सारे करेक्टर्स लर्न करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टुडे डू नॉट यूज़ पिक्चर राइटिंग। अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं अभी दुनिया में जो पिक्चर राइटिंग का यूज़ नहीं करती हैं। दे यूज़ द अल्फ़ाबेट विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। द लेटर्स आर लर्नड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर एंड एवरी लेटर यूजली रिप्रेजेंट अ साउंड ऑफ द लैंग्वेज। So instead of drawing pictures of the object we talk about in this system of writing, वो represents the sound we use in our speech। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जैसे कि अल्फ़ाबेट का यूज़ होता है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में उनको लर्न किया जाता है और हर एक लेटर अलग साउंड रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज में। और तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की बजाय एक सिस्टम होता है ये, और इस सिस्टम में राइटिंग के क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम अपनी स्पीच में, जो हम बोलते हैं तो साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्चुनेटली सिंस द साउंड ऑफ एनी वन लैंग्वेज आर नॉट मैनी, वी नीड नॉट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिंबल। तो जो भी साउंड होता है किसी भी एक लैंग्वेज का तो बहुत सारा अलग अलग नहीं होते, देयर आर। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो हर एक वर्ड का थोड़ा डिफरेंट साउंड होता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट में वी नो दैट देयर आर ओनली 26 अल्फ़ाबेट, और सभी का साउंड अलग होता है। और जब हम उनको बोलते हैं तो क्या कौन सा वर्ड हम बोलना चाह रहे हैं वी इज़िली अंडरस्टूड, तो इट इज़ ईजी टू लर्न। बहुत सारे नंबर ऑफ सिम्बल्स नहीं होते। इन मोस्ट लैंग्वेज द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर नेवर मोर देन 50। किसी भी लैंग्वेज में 50 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं होते। बट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी कैन मेक यूजिंग दीज अल्फ़ाबेट रन्स टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। लेकिन इन्हीं लेटर्स का मिक्स करके अगर जो भी हम वर्ड्स बनाते हैं वो थाउजेंड्स में जा सकते हैं। द अडॉप्शन ऑफ अल्फ़ाबेटिक सिस्टम ऑफ राइटिंग इज़ अ रिमार्केबल डेवलपमेंट। जो अल्फ़ाबेटिक सिस्टम है राइटिंग का उसमें बहुत ही अलग ही डेवलपमेंट, उसका विकास अलग ही तरीके से हुआ। दो दिस सिस्टम इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड अनलाइक पिक्चर राइटिंग। और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे कि पिक्चर राइटिंग का सिस्टम है। फॉर मैनी सेंचुरीज इट डिड नॉट स्प्रेड वाइडली। और बहुत सारी सेंचुरीज तक ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो स्प्रेड नहीं हुआ। इट वॉज ओनली आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड दैट रीडिंग एंड राइटिंग बिकेम कॉमन एंड टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कैन रीड एंड राइट। तो जब तक कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं आई थी, अपीयर नहीं होता, तब तक ये उतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड हो गई तो उसके बाद रीडिंग और राइटिंग बहुत स्पीडी ग्रोथ किया ये रीडिंग और राइटिंग, और उसकी वजह से आज बहुत सारे लोग दुनिया में रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। सो इज़ देयर एनी फिक्स डायरेक्शन फॉर राइटिंग? नो। तो राइटिंग के लिए क्या कोई फिक्स डायरेक्शन है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल वाइल मोस्ट लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बहुत सारी लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट लिखते, बहुत सारी लैंग्वेज में हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। अरेबिक एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अरेबिक और उर्दू लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। और चाइनीज़ इज़ वर्टिकली एंड hieroglyphics could be written in any direction from right to left, left to right, or even vertically. Very often, however, they were written from left to right। बहुत सारी लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट ही लिखी जाती हैं, बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जैसे कि अरेबिक और उर्दू। और हीरोग्राफिक्स हम कैसे भी लिख सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और इवन वर्टिकली भी हम उसको लिख सकते हैं। So there is interesting about a servant who carried a letter and a basket of mangoes from his master to his master's daughter। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे अशोक ने सुनाई है कि एक सर्वेंट के बारे में जो एक लेटर ले जा रहा था और एक
बास्केट जो कि मैंगोज से भरी हुई थी अपने मास्टर के लिए यानी मालिक के लिए लेके जा रहा था, मालिक की तरफ से अपने मालिक की बिटिया के लिए। द यंग लेडी गॉट द बास्केट एंड द लेटर, शी फाउंड 4 ऑफ द मैंगोज मिसिंग। जब यंग लेडी को बास्केट मिली और लेटर मिला तो उसने क्या पाया कि 4 मैंगोज मिस है, उसमें से गायब है। देन शी आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई ही हैड टेकन 4 मैंगोज फ्रॉम द बास्केट। उसने सर्वेंट से पूछा कि तुमने 4 मैंगोज क्यों लिए हैं बास्केट से। द सर्वेंट हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट सेड दिस इज़ वंडरफुल। जो सर्वेंट था वो उसको नहीं मालूम था कि कैसे लिखते पढ़ते हैं, तो उसने बोला कि दिस इज़ वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छा है। व्हेन आई आस्क्ड द मास्टर फॉर द मैसेज फॉर यू ही टोल्ड मी दैट द लेटर वुड टेल यू एवरीथिंग। जब मैंने मास्टर से पूछा कि जो मैसेज आपने दिया था, तो उसने मुझे बोला कि लेटर सब कुछ बता देगा। मैंने मैसेज के लिए उसने पूछा अपने मालिक से, तो उसने बोला कि जो लेटर मैंने लिखा है वो सब कुछ बता देगा। ऑन माई वे टू दिस विलेज आई फेल्ट वेरी हंग्री एंड वॉन्टेड टू ईट सम ऑफ द मैंगोज। जब मैं इस विलेज की तरफ आ रहा था मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं कुछ मैंगोज खाना चाहता था। आई बरीड द लेटर इन द अर्थ टू मेक श्योर दैट इट डिड नॉट सी मी ईटिंग दैम। और मैंने इस लेटर को अर्थ में यानी ज़मीन में बहुत अंदर तक गाड़ दिया था और बिल्कुल इस चीज़ की श्योरिटी कर ली थी कि ये मुझे खाते हुए ना देखे, ये लेटर मुझे खाते हुए ना देखे, क्योंकि मालिक ने बोला था ये लेटर सब कुछ बता देगा, जो भी मैसेज है वो लेटर पहुंचा देगा, इसलिए उसने उस लेटर को हाइड कर दिया अर्थ में। आफ्टर ईटिंग 4 मैंगोज आई डग द लेटर आउट एंड पुट इट बैक इन द बास्केट। और मैंने 4 मैंगोज खाने के बाद लेटर को बाहर निकाला और इसको फिर से बास्केट में रख दिया। दिस इज़ समथिंग मैजिकल, ये कुछ तो जादू है इसमें। इफ़ यू थिंक अबाउट इट देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर मैजिकल देन राइटिंग। तो आप ज़रा सोचिए इसके बारे में, राइटिंग से ज़्यादा मैजिकल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मालिक ने उस लेटर में लिखा हुआ था कि कितने मैंगोज वो भेज रहा है। द सिंपल सर्वेंट कुड रियलाइज इट्स मैजिक। जो सिंपल सा सर्वेंट भी था वो उसको भी एहसास हो गया इस मैजिक का कि लेटर में कुछ ना कुछ मैजिक था। उसके अनुसार उसने उसको हाइड कर दिया था और वो लेटर ने नहीं देखा। फिर भी उसके मालिक की बेटी को पता चल गया कि 4 मैंगोज मिसिंग है। बट वी हु आर सो फैमिलियर विथ इट डू नॉट रियलाइज इट एट ऑल। लेकिन हम जो इतने ज़्यादा फैमिलियर हैं रीडिंग और राइटिंग से, फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस हमको नहीं समझ में आती है। अंडरस्टूड? सो रीडिंग एंड राइटिंग इज़ वेरी important. So that's the story of writing. Thank you.